जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर को साथ में देखते हैं जिससे कि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए। तो आज हम 8 मार्च का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो हर रोज की तरह सबसे पहले एक एमसीक्यू हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल है वो इस तरीके का है कि टर्म अरीबड़ा ये किससे एसोसिएटेड है। ये एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस से एसोसिएटेड है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, या फिर मास नेस्टिंग जो ओलिव रेडी टर्टल्स के द्वारा किया जाता है उससे एसोसिएटेड है, या फिर एब ओरिजिनल ट्राइब जो है ऑस्ट्रेलिया के उससे एसोसिएटेड है, या फिर सीजनल माइग्रेशन जो यहाँ पर साइबेरियन क्रेन के द्वारा किया जाता है उससे एसोसिएटेड है। तो ये जो टर्म है ऐसे आपको कई बार क्वेश्चन जो है वो सीधा प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं कि कोई भी अगर टर्म काफ़ी न्यूज़ में चल रही हो तो ये टर्म काफ़ी न्यूज़ में चल रही है किससे एसोसिएटेड है, या फिर ये काफ़ी न्यूज़ में चल रही है ये क्या है। ऐसे सवाल आपको कई बार पूछे जाते हैं। तो इसका जवाब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर वीडियो को पॉज करना है, इसका जवाब जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। उसी के साथ साथ जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी वो इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लस अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर जो है वीडियो को ये भी जरूर कीजिए। आइए यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस जो उस पर नजर डालते हैं। तो आज के हम एडिटोरियल्स अगर देखते हैं तो एक्सप्लेन सेक्शन में हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर बेसिकली फिस्कल पॉलिसी यही सब के बारे में बात की जा रही है, जो हमने बजट, इकोनॉमिक सर्वे ये सब में हमारा कवर होता ही है। देन उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र, पंजाब नहीं बाकी जगहों पर भी केसेस जो है काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो ये भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम आइडियाज पेज और एडिटोरियल पेज देखते हैं तो आइडियाज पेज में ये वाला जो एडिटोरियल है, डिजिटल हेल्थ इक्विटी फर्स्ट। तो यहाँ पर जो डिजिटल हेल्थ है उसके पीछे जो हम जा रहे हैं, मतलब जो भी डेटा है उसको हम डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। जैसे कि प्रीवियसली जो है सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोग जो है कितने बीमार है, क्या उनको बीमारियां हैं, ये सब कुछ क्या हम पूरा जग जाहिर कर देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर सुझाव जो है काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं। मतलब यहाँ पर ये वाला जो एडिटोरियल है ये सोल्यूशन ओरिएंटेड है, मतलब जो इंडियन एक्सप्रेस की खासियत है। तो काफ़ी दिनों के बाद मुझे कुछ ऐसा एडिटोरियल दिखाई दिया है इंडियन एक्सप्रेस में जो फिर से हम बोल सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस इज़ बैक। तो ये वाला एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में और अच्छी तरीके से इसको कवर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर अ ब्लैक कैट इन द डार्क रूम, तो यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है उसके रेगुलेशंस के बारे में एडिटोरियल बात कर रहा है, जो हमने ऑलरेडी पहले भी काफ़ी कवर किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अगेन वही है, तांडव जो है उस सीरीज के बारे में जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो ये मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में हमने देखा हुआ है। सिर्फ अभी जो एमएम एकेडमी पर हमारे जो लेक्चर चलते हैं, खासकर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का जो सीरीज चलती है, उसमें इस पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मैं क्वेश्चन जो है वो जल्दी लेकर आने वाला हूँ। जिससे क्या होगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो सिर्फ आपको वही चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, वही लिखना पड़ेगा। एक दो पॉइंट जो एक्स्ट्रा पूछा गया है, मतलब अगर आपको बोला गया कि कोई और कंट्री में है क्या, तो कुछ और कंट्री के जो रूल्स है, यूएसए के रूल बोलिए, ऑस्ट्रेलिया के रूल, जो भी रूल है वो बस एक दो रूल आपको ऐड करने पड़ेंगे एंड देन आपको पूरा ढांचा जो है वो इस तरीके का ही लिखना पड़ेगा। तो फिर हम वो वहाँ पर पूरा कवर कर लेंगे। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्लोअर रिकवरी, तो ये अगेन हमारे जो जो हमारी इकोनॉमी है उसकी स्लोअर रिकवरी के बारे में बात कर रहा है। मतलब कि जो हमने पहले मतलब अभी प्लस में हमारी रिकवरी जो है वो गई है ना। मतलब अगर आप देखोगे तो हमारा जो टेक्निकल रिसेशन था वो एक्चुअल में खत्म हो गया है। टेक्निकल रिसेशन मतलब क्या होता है, रिसेशन मतलब होता है कि अगर दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में, हमारे यहाँ पर 4 क्वार्टर है ना, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। तो कंसेक्यूटिव अगर दो क्वार्टर्स में कंटिन्यूअसली, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 बोलिए, या क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 बोलिए, क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 बोलिए, अगर दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है नेगेटिव में आती है, मतलब वो अगर सेकेंड क्वार्टर में माइनस समझ लो 0.4 रही है, देन उसके बाद अगर क्वार्टर 3 में -0.2 रही है, तो यहाँ पर ग्रोथ तो हुई है लेकिन नेगेटिव में तो है ना। इसीलिए यहाँ पर भी जो है रिसेशन हम कहेंगे। तो अब क्या हुआ है, पहले हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, मतलब -24 पकड़ लीजिए, -7 पकड़ लीजिए, अभी यहाँ पर क्या हुआ है 0.4 पॉजिटिव में आई है। तो अब पॉजिटिव में आ गई है, मतलब दो कॉन्सेक्यूटिव ऑर्डर अगेन यहाँ पर नेगेटिव नहीं हुआ है। तो हम जो टेक्निकल रिसेशन में चले गए तो टेक्निकल रिसेशन से यहाँ पर बाहर आ गए। लेकिन यहाँ पर एडिटोरियल जो है वो स्लोअर रिकवरी के बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पर रिकवरी जो है काफी स्लो हो रही है, इस तरीके की यहाँ पर चर्चाएं हो रही है। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मैजिकल वेपन, तो यहाँ पर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब खासकर एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ निकल कर नहीं आता है।
देन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं द हिंदू की, तो देखिए द हिंदू में अगर हम देखते हैं ये वाला जो एडिटोरियल है हॉरिजॉन ऑफ सर्विलेंस, तो ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा है और इसको हम अच्छी तरीके से डिटेल में कवर करने वाले हैं। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो विमेंस डे, यहाँ पर इसके बारे में पूरी चर्चाएं हो रही है जिसमें से एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ निकलता नहीं है। अगेन ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रेलवेज एंड क्वेश्चन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अब देखिए कुछ दिन पहले हमने एक एडिटोरियल कवर किया था जिसमें फ्राइट जो ट्रेन से उसके बारे में बात की जा रही थी। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा पैसेंजर ट्रेन एंड ये ट्रेन में फ़र्क क्या होता है, ये क्योंकि ये वाला एडिटोरियल हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या बोला गया है कि हमने अभी बजट में, पहले अगर हम देखते हैं तो बजट में हमें ये देखने को मिलता था कि सेपरेट बजट होते थे, रेलवे के लिए सेपरेट बजट होता था, लेकिन अब मर्ज कर दिया गया है। मर्ज करने के बाद अभी यहाँ पर बोला तो जा रहा है कि रेलवे में ऑल इज वेल, लेकिन अभी तक हमें ये मतलब जो भी आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उससे तो ये पता चल रहा है कि रेलवे जो है काफ़ी डिस्ट्रेस में है ना। तो इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है कि चैलेंजेस जो है वो क्या है, मतलब इमीडिएट चैलेंजेस क्या है, देन उसके बाद क्या किया जाना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। देन यहाँ पर साइलेंस इज लाई, यहाँ पर जो समझ लो कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो ये सारी चीज़ें जो है उसके बारे में बात हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। देन यहाँ पर हेल्थ फर्स्ट फिजिकल, यहाँ पर प्रोड्यूस लेटर। अब देखिए हम जो यहाँ पर कवर कर रहे हैं ये वाला डिजिटल हेल्थ एंड इक्विटी फर्स्ट, तो बाकी तो है हेल्थ से रिलेटेड, हमें कुछ और एक्स्ट्रा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारे एडिटोरियल्स आज के रहने वाले हैं। तो अगर हम देखते हैं तो 3 प्रोमिनेंट एडिटोरियल जो है आज हम कवर करेंगे, जो कि है इन डिजिटल हेल्थ इक्विटी फर्स्ट, जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन नाउ एन एक्सपांडेड हॉरिजॉन ऑफ सर्विलेंस, जो हमारे जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड देन रेलवे एंड द क्वेश्चन ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये हमारे जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। एंड देन इन दी एंड जो न्यूज़पेपर है खासकर द हिंदू का, तो द हिंदू के न्यूज़पेपर को हम देखेंगे एंड उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अगर न्यूज़ निकल कर आती है तो उसे भी कवर करेंगे। अब उससे पहले MM एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए गए हैं और अभी हाल ही में कल ही डिजास्टर मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो भी लॉन्च हो चुका है। मतलब वहाँ पर अब आप देखोगे तो इंडियन पॉलिटी कम्प्लीटली अवेलेबल है, इंडिया ईयर बुक कम्प्लीटली अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं कि इंडिया ईयर बुक है क्या, ये पढ़ना पड़ता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरा कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री जो है ये कम्प्लीटली अवेलेबल है, जियोग्राफी कम्प्लीटली अवेलेबल है, मॉडर्न हिस्ट्री कम्प्लीटली अवेलेबल है, एथिक्स कम्प्लीटली अवेलेबल है। मतलब GS 1 2 3 4 मज़ा आ रहा है आपको। इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो वो कोर्स चल रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट अभी कल ही लॉन्च किया गया है। तो मतलब इतना सब कुछ आपको मिल रहा है और लोवेस्ट प्राइजेस में मिल रहा है ना। मतलब इतने कम प्राइस है कि लोगों को लगता है कि जो यहाँ पर प्राइजेस है क्या वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए है, तो जी नहीं, यहाँ पर ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है। मतलब क्या है कि आप अगर एक बार लेते हो तो जितने भी कोर्सेज है और आपके टाइम पीरियड में जितने भी आने वाले हैं वो सभी आप देख सकते हो। तो इसलिए आपको करना क्या है, MM एकेडमी डाउनलोड करना है, देन साइन अप करना है, डेमो लेक्चर्स, क्योंकि हर सेक्शन जो होता है उसमें आपको पहले 2 लेक्चर डेमो लेक्चर के रूप में देखने को मिलता है, तो वो आप देख सकते हो। देन प्रोफाइल में जाना है, देन प्लान आप परचेस कर सकते हो और कोर्स को एंजॉय कर सकते हो। पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा और गारंटी के साथ आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए डाउनलोड आप ज़रूर कीजिए और डेमो लेक्चर्स भी देखिए। और अगर आपको इंडिविजुअल कोर्सेज लेना है तो इंडिविजुअल कोर्सेज के लिए MM एजुकेशन ऐप जो है ये आप डाउनलोड कर सकते हो। मतलब MM एकेडमी ऐप भी अपना है, MM एजुकेशन ऐप भी अपना है। यहाँ पर आपको सभी कोर्सेज एक साथ ऑल इन वन मिल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अगर कोई कोई एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि नहीं मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं, मेरे को ये वाला जो पॉलिटी है वही कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आप इंडिविजुअल कोर्स जो उसके लिए ऑप्ट कर सकते हो। तो इसमें भी आपको मज़ा आएगा, क्वालिटी जो है ज़बरदस्त तरीके की है ही, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं डिजिटल हेल्थ इक्विटी फर्स्ट। तो ये हमारे GS पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए न्यूज़ अगर हम देखते हैं, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा इंडिपेंडेंस डे पर। ये एम करता है कि यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर सही तरीके से बिल्डअप करे, ठीक है, वो यहाँ पर सही तरीके से बिल्डअप किया जाए। अब एज कोविड-19 पेंडेमिक जो है उसने यहाँ पर जो पर्सनल हेल्थ डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हमारा पर्सनल हेल्थ डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देखिए क्या है कि अगर यहाँ पर हमें पेंडेमिक आया है ना, कोविड आया, कोविड की वजह से हुआ क्या है कि हमें जो लोग हैं उनको ट्रेस करना पड़ा कि कौन से लोग जो है किसके संपर्क में आए हैं, कौन से लोग जो है उनको क्या बीमारियां हैं, कौन से लोग जो है उनको सर्दी खांसी हो रही है क्या, तो ये हमको ट्रेस करना पड़ा।
और ये ट्रेस करने की वजह से हमें और लोग जो उनके जो रास्ते में आए हैं उनको ट्रेस करने में आसानी गई, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब जो कोविड-19 पेंडेमिक हुआ है तो उसके वजह से यहाँ पर जो डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हमारे हेल्थ मैनेजमेंट में, वो हमें यहाँ पर पता चला है। अब देखिए सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है लाइक इंडिया, तो वहाँ पर सिग्निफिकेंट हेल्थ चैलेंजेस जो है काफ़ी ज़्यादा है ना। अभी अगर आप देखोगे तो हमें पता चला है कोविड की वजह से कि हमारे यहाँ पर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कितने ज़्यादा चैलेंजेस चल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बिल्ड करना हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से हम सिर्फ डायग्नोज जो है वो नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो हम इससे क्या कर पाएंगे, एक तो डायग्नोज जो है वो तो कर ही पाएंगे कि लोगों को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या चल रही है, लोगों के क्या समस्याएं आ रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको मैनेज भी हम कर पाएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ मॉनिटरिंग है वो भी यहाँ पर हम कर पाएंगे। मतलब एक डायग्नोटिस और उसी के साथ साथ जो मैनेजमेंट है वो तो हो ही रहा है, वो अभी भी यहाँ पर हो रहा था, लेकिन हम इसको अगर एनहांस करते हैं तो हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पर मॉनिटरिंग जो है वो कर पाएंगे, है ना। अभी क्या होता है, अभी डॉक्टर जो है डॉक्टर के पास हम गए जाते हैं, फिर उसका डॉक्टर को बोलते हैं कि सर्दी खांसी हो गई, वो हमको कुछ एंटीबायोटिक्स लिख कर दे देता है एंड देन हम घर पे चल जाते हैं। वो कभी कभार डॉक्टर जो है वो बोलता भी है कि वापस आना 3 दिन के बाद फिर से दिखाना, लेकिन अगर हमें अच्छा लगता है तो हम फिर से जाते भी नहीं है ना। लेकिन अगर ऐसा कुछ पेंडेमिक होता है तो उसमें क्या होता है, मॉनिटरिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा ये बिल्डअप करने की वजह से क्या होगा कि हम यहाँ पर प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है वो भी कर पाएंगे। सोशियो इकोनॉमिक स्टडीज जो है वो यहाँ पर, एपिडेमियोलॉजी जो है, रिसर्च जो है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम कर पाएंगे। इसके वजह से क्या होगा कि पॉलिसी जो है उसमें अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। देखिए पॉलिसी के लिए हमारे पास पूरा डेटा रहना बहुत ज़रूरी होता है। सरकार जो भी पॉलिसी लेकर आती है, या फिर आप सोचिए कि आप कहीं के अगर आईएएस ऑफिसर हो, ठीक है, और आपको आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपको मतलब जो हेल्थ जो सिनारियो है वो काफ़ी अच्छा करना है कि लोगों की हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छी करनी है आपको, ठीक है, आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी आपका मोटिव है। अब आपके पास जो डेटा आ रहा है उसके मुताबिक आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी को कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ डेटा बोलिए या फिर फेक डेटा बोलिए, उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा पता चल रहा है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई बीमारी नहीं है और किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, समस्या ही नहीं है हेल्थ से रिलेटेड। तो आप उसमें ज़्यादा मेहनत करोगे क्या, नहीं करोगे, आप बोलोगे हाँ सब कुछ ठीक तो चल रहा है, मैं दूसरी चीज़ पर फोकस करता हूँ, है ना। मतलब आप सही तरीके की पॉलिसी जो है वो वहाँ पर नहीं ला पाओगे। लेकिन वही अगर आपके पास ओरिजिनल डेटा आता है, अगर आपके पास सही डेटा आता है जिसमें आपको पता चलता है कि इतने इतने परसेंटेज ऑफ लोग उनको एक्सेस ही नहीं मिल पा रहा है हॉस्पिटल्स का, इतने इतने परसेंटेज ऑफ लोग जो है वो यहाँ पर सही ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, और इतने इतने परसेंटेज ऑफ लोग जो है वो वहाँ पर अच्छे नहीं हो पा रहे हैं दवाएं लेने के बावजूद। और उसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर और भी समस्याएं होती है, जैसे कि स्वच्छता नहीं होती है ना, बाकी भी प्रॉब्लम्स जो है वो वहाँ पर जो मतलब ब्लड बैंक बोलिए उसकी कुछ समस्या है, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अगर आपके पास प्रॉपर डेटा आता है तो आप उस तरीके से पॉलिसी बना सकते हो कि नहीं मुझे जो है मुझे अभी यहाँ पर सबसे पहले तो हेल्थ पर क्या फोकस करना है, तो सबसे पहले तो वहाँ पर जो एनवायरमेंट है वो क्लीन रहना चाहिए, क्योंकि अगर एनवायरमेंट क्लीन नहीं है तो और ज़्यादा लोग बीमार पड़ते जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, कोई मशीन्स अवेलेबल नहीं है, तो मशीन जो है वो वहाँ पर आनी चाहिए। देन उसके बाद जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए, है ना, क्योंकि आज भी अगर आप देखोगे तो मतलब जो लोग हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना प्रीफर नहीं करते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उसी में जाना प्रीफर करते हैं। अभी मेरा एक दोस्त है, उसको एक कुत्ते ने काट लिया था, तो उसको रेबीज का इंजेक्शन लेना था। अब जब रेबीज का इंजेक्शन लेना था तो हुआ क्या कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में गया तो उसको रेबीज का इंजेक्शन लाने के लिए बोले। प्राइवेट हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल नहीं, क्लिनिक होता है ना उस तरीके का, तो उसको रेबीज का इंजेक्शन लाने के लिए बोले। अब वो जब मेडिकल शॉप में गया इंजेक्शन लेने के लिए, तो मेडिकल शॉप वाले ने उसको बोला कि आप एक काम करो, यहाँ पर आपको 300-400 रुपये लग रहे हैं, लेकिन वही आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे एकदम सस्ते में काम हो जाएगा आपका, तो वहाँ पर जाकर ये रेबीज का इंजेक्शन ले लो। लेकिन उसने बोला नहीं यार वो टाइम लगेगा, ये होगा वो होगा वो होगा, फालतू वो और रिस्क विस्क होती है, तो यहीं पर हम ले लेते हैं, है ना। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि लोग जो है, लोगों का विश्वास भी कम होता जा रहा है, लोग प्रिफर नहीं कर रहे हैं जाना। अब इसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी समस्याएं और ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। तो अब इससे यहाँ पर अगर हम इस तरीके की कोई चीज़ें करते हैं, पॉलिसी अगर प्रॉपर तरीके से लाते हैं, तो यहाँ पर हेल्थ केयर जो है उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज, इफिशियंट और इफेक्टिव मैनर में हम कंडक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो चॉइस है, पॉलिसीज है, उसको डिज़ाइन करने में कौन कौन सी चीज़ें हमें कंसिडर करनी चाहिए। अब यहाँ पर आप सोचिए कि आप एक पॉलिसी मेकर हो और आपको पॉलिसी बनानी है, तो कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर कंसिडरेशन में लेनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में आपने यहाँ पर सोचना चाहिए।
सबसे पहली चीज तो आती है कि थियोरी ऑफ पाथवेज टू पब्लिक गुड्स यहाँ पर केयरफुली डेवलप करना चाहिए, है ना। मतलब पब्लिक गुड जो है, इन दी एंड क्या होना है, इन दी एंड लोगों का भला करना है ना। लोगों का भला करना है, लोगों का भला अगर करना है, उस रास्ते पर अगर हमें चलना है तो उस तरीके की हमें पॉलिसी जो है केयरफुली डेवलप करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ क्लेम्स एंड ओपिनियंस पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन रिगरस स्क्रूटिनिटी जो है वो होनी चाहिए, पीयर रिव्यू होना चाहिए। मतलब अगर समझ लीजिए आप कहीं के आईएएस ऑफिसर हो, आपको कोई आके बोल दे कि देखो यार वो हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, हाँ लोग जो है वो नहीं आ रहे हैं, उस पर काम ही नहीं करना है। देखिए क्या है कि हमारे एक आईएएस ऑफिसर है जिनको अभी हाल ही में इंटरव्यू में पूछा गया था कि जो वो टूल किट का मैटर हुआ था ना, तो टूल किट के बारे में आपको क्या कहना है कि ये जो है देशद्रोह का काम कर रहे हैं क्या, ये कर रहे हैं क्या, वो कर रहे हैं क्या। तो उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने बोला कि मुझे इसके बारे में अभी पूरी नॉलेज नहीं है, मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए जब तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आती है मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो चीज़ होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, बीइंग एन आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर या कोई भी सिविल सर्वेंट। क्योंकि अगर आप उस तरीके की चीज़ें जो है वो उस तरीके से रिएक्ट करोगे कि हाँ नहीं 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 नहीं, नहीं मैंने तो ये सुना है, न्यूज़ न्यूज़ में सुना है और यही होगा, तो जो ओपिनियंस होते हैं, क्लेम्स होते हैं, उसके बेसिस पर अगर आप निर्णय लेने लग जाओगे तो फिर तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, है ना। सही ढंग से, क्योंकि वो केस जो है वो कोर्ट में जाएगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर जो रिजल्ट आता है उस पर आप प्रतिक्रिया जो है वो आपकी दे सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो डिजिटलाइजेशन है उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे कि डेटा जो है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स, माल न्यूट्रिशन, चाइल्ड स्टंटिंग, इसको भी हम एलिवेट कर सकते हैं। देखिए अगर गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि चाइल्ड स्टंटिंग कितने एक्चुअल में हो रहे हैं, माल न्यूट्रिशन के कितने केसेस है, तो उस पर जो पॉलिसीज है, सही पॉलिसीज वो आ पाएगी क्या, नहीं आ पाएगी, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड चीज जो निकल कर आती है वो है पोटेंशियल टेंशन बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड इंडिविजुअल राइट्स, वो भी एग्जामिन की जानी चाहिए। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पर निकल कर आती है वो है प्राइवेसी की, है ना। मतलब यहाँ पर हम जो डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, अगर वो जो प्राइवेसी का मैटर है उसको अगर एड्रेस करने में असक्षम रहता है, तो फिर तो समझ लीजिए कि लिटिगेशंस पे लिटिगेशंस, लिटिगेशंस पे लिटिगेशंस, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रहेगी माय लॉर्ड, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से और प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका भी ध्यान रखना है। कई ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर इस तरह की चीजें हमें देखने को मिली और प्राइवेसी की वजह से काफी ज्यादा केसेस, प्रॉब्लम्स जो है वो भी वहां पर निकल कर आ रहे थे। क्लियर है। देन उसके बाद तीसरी चीज अगर हम देखते हैं तो वो है रिलेटिंग टू द प्रीवियस पॉइंट इज डिजिटल आइडेंटिटी। यहाँ पर हमने प्राइवेसी के बारे में देखा, यहाँ पर डिजिटल आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। मतलब अब यहाँ पर अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक आइडेंटिटी जो है वो भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर बाकी जो सेक्टर्स है, रिमेनिंग सेक्टर्स है, उस पर हम कैसे उसको लिंक कर पाएंगे। मतलब ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, एक इंसान का डेटा लिया हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को देखने के लिए, बराबर है। मतलब समझ लीजिए मेरा डेटा है, मेरा डेटा उनके पास आया है, मेरी कोई तबीयत खराब हुई थी, मेरे को कोरोना हो गया था, और फिर उसके बाद यहाँ पर उनके पास डेटा अवेलेबल है मेरे बारे में, मेरी हेल्थ जो है वो किस तरीके की है, मेरे रिपोर्ट जो है वो सारे के सारे उनके पास अवेलेबल है। मतलब पूरा डेटा ही मेरे पास उनके पास अवेलेबल है। अब ये जो डेटा उनके पास हेल्थ से रिलेटेड अवेलेबल है, तो वो बाकी इसमें कैसे इस्तेमाल करेंगे, इंश्योरेंस हो जाए, बैंकिंग हो जाए, उसमें कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या निकल कर आती है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिजिटल जो यहाँ पर एक संखली बनी हुई है, उसको हमें यहाँ पर लिंक करना पड़ेगा, उसको हमें यहाँ पर एक ही जगह पर नहीं रखना पड़ेगा कि जो डेटा लिया गया है सिर्फ एक ही जगह तक सीमित है या फिर एक ही सेक्टर तक सीमित है। इसको हमें और ज़्यादा फैलाना पड़ेगा और अलग अलग सेक्टर्स में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जो डेटा एनालिटिक्स है इसका बहुत ज़्यादा पावरफुल ये चीज़ होती है, इसको हम बहुत सारे सेक्टर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। देन फोर्थ चीज जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट जो है डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का, उस पर भी यहाँ पर काम करना पड़ेगा। मतलब कैसे कि यहाँ पर जो डाइवर्स डेटा सोर्स है ना, आइडेंटिफाई करना उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को। मतलब इसमें आप देखोगे तो इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स, बर्थ डेटा, डेथ रिकॉर्ड, देन उसके बाद इनफॉर्मल हेल्थ केयर वर्कर्स, डिस्पेंसरीज, ऐसी सारी चीज़ें इसमें से निकल कर आती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो उनकी फ्रीक्वेंसी है ऑफ जनरेशन, एरर मॉडल्स, एक्सेस राइट, इंटरऑपरेबिलिटी, शेयरिंग एंड अदर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स, ये भी तो यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ये भी यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देन उसके बाद फाइनली अब यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए, ड्यू प्रोसेस जो है वो फॉलो होनी चाहिए। मतलब क्या है, अभी जो है इल्ज़ाम बहुत लगते हैं सरकार पर कि ड्यू प्रोसेस जो है फॉलो नहीं होती। ड्यू प्रोसेस क्या है कि कोई भी अगर लॉ लेकर आना है तो सबसे पहले तो कोई भी हाउस में, समझ लीजिए लोकसभा में आया, देन लोकसभा से अच्छे से उसमें डिबेट होकर तीनों पड़ाव पार करके वो पास हो गया। देन उसके बाद राज्यसभा जो है वहाँ पर वो बिल गया, देन राज्यसभा में सब कुछ पूरे इससे वो पास हुआ, देन उसके बाद राष्ट्रपति जो उसके एसेंट के लिए गया।
लेकिन अभी इल्जाम क्या लगता है कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट अपना पावर का इस्तेमाल करके इसको पास कर दे रही है और कोई उसमें डिबेट विबेट हो नहीं रही है ना। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं। तो ड्यू प्रोसेस जो है यहाँ पर फॉलो होना चाहिए, पर्टिकुलरली फॉर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, जिससे कि आगे फिर समस्याएं ना हो। जैसे कि अभी एग्रीकल्चर जो लॉज है वो बना दिए गए, लेकिन हॉल्ट करो, ये करो, वो करो, है ना। इससे क्या होता है, इससे रिसोर्सेज भी जाते हैं, वक्त भी जाता है, सब कुछ जाता है। तो इसमें क्या है, हमें यहाँ पर जो इफेक्टिव सिस्टम है वो यहाँ पर लोगों के ट्रस्ट के साथ क्रिएट करनी है। ठीक है, पार्लियामेंट सारी चीजें जो है प्रोपोर्शनल तरीके से वहां पर पास हो, और फिर इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर क्रॉनिक एक्सपर्टिज्म जो है उसको हम यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो डिजाइन है वो अगर सही तरीके से कंसीव ना हो, वो अगर लोगों को समझे ना, वो अगर लोगों को ऐसा लगे कि ट्रस्ट ना बैठे कि हाँ नहीं यार गवर्नमेंट ने तो जबरदस्ती पास कर दिया है, इससे हमारा ही हनन होगा। क्योंकि फिर तो अफवाहें तो बहुत फैलती है कि अब आपकी प्रिवेसी गई, अब आप ये नहीं रहोगे, अब आप पे पूरा का पूरा नजर है। वैसी भी है, वैसे भी है, हमें पता भी नहीं चलता है, वैसे भी सारी नजर है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्लियर कट रहनी चाहिए, ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आइए नेक्स्ट इस पर आते हैं, नाउ एन एक्सपांडेड हॉरिजॉन ऑफ सर्विलेंस। ठीक है, ये अभी हमारे जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इस साल इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है, ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने साइबर क्राइम वॉलंटियर्स प्रोग्राम जो है ये यहाँ पर लॉन्च किया है। ये यहाँ पर लॉन्च किया, एम क्या है, एम है कि यहाँ पर सिटीजन जो है उनको अलाउ किया जाता है कि वो खुद रजिस्टर करें साइबर क्राइम वॉलंटियर्स करके। ये हमने पहले भी देखा हुआ है, अगर आपको याद आ रहा होगा हमने पहले भी इस चीज़ को कवर किया हुआ है कि जो साइबर क्राइम वॉलंटियर्स है उनको यहाँ पर खुद वो रजिस्टर कर सकते हैं और फिर वो बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ पर अनलॉफुल कंटेंट जो है वो यहाँ पर निकल कर आ रहा है और ये जो है वो सही नहीं चल रहा है। जैसे कि समझ लीजिए अगर स्वच्छ भारत अभियान है ना, स्वच्छ भारत अभियान है, उसके लिए अगर सेल्फ वॉलंटियर्स निकल कर आते हैं तो मतलब उनका काम क्या रहेगा, उनका काम रहेगा कोई भी रास्ते पर अगर उनको कचरा फेंकते हुए दिखता है तो उनको सीधा बोलेंगे भाई कचरा मत फेंक, है ना। इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑनलाइन कंटेंट के लिए हो रहा है, मतलब ऑनलाइन कंटेंट अगर उनको अनलॉफुल दिखता है तो वो वहां पर फ्लैग कर देंगे। प्रोग्राम जो है ये मतलब जो एजेंसीज है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए एक एडवांटेज जो है वो इसका क्या है, एडवांटेज है कि मतलब पता चल जाएगा कि कोई भी अनलॉफुल अगर ऑनलाइन कंटेंट निकल कर आया तो उसको रिमूव कर दो, उसको ये कर दो, है ना। ये चीज हमें यहाँ पर फायदा इसका देखने को मिलता है। अब बेसिकली क्या है, तो ये जो है ये एक फॉर्म ऑफ सर्विलेंस है। क्या है, ये एक फॉर्म ऑफ सर्विलेंस है। सर्विलेंस मतलब निगरानी रखना, है ना। निगरानी जो हम रखते हैं, सर्विलेंस जो हम करते हैं, यहाँ पर सिटीजन्स अनेबल्ड है। मतलब क्या है कि यहाँ पर दूसरा जो इंसान रहेगा, ठीक है, अभी क्या होता है, अभी निगरानी कौन रखता है, अभी गवर्नमेंट जो है वो निगरानी रखती है कि आपने कुछ गड़बड़ की क्या किसी भी चीज में, समझिए ना। अभी अगर आपने किसी को मारा तो क्या है, पुलिस जो है वो आएगी, आपको हिरासत में लेकर जाएगी, देन मतलब जो गवर्नमेंट है वो इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर काम होता है सब कुछ देखना। लेकिन समझ लीजिए कि यहाँ पर आपने कुछ किया और लोग जो है वही आपको पकड़ के लेके जा रहे हैं, चलो 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 अब हम तुमको कैद करके रखेंगे तुम्हारे घर में। ये होता है क्या, नहीं होता है ना। तो मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए कन्वेंशनल चीज से, कन्वेंशनल सर्विलेंस क्या होता है, कन्वेंशनल सर्विलेंस जो है उसके तहत यहाँ पर हमें वर्टिकल रिलेशनशिप जो है बिटवीन द पर्सन वाचिंग एंड द पर्सन बीइंग वॉच्ड, ये हमें देखने को मिलता है। मतलब क्या है, एक पर्सन जो देख रहा है और एक पर्सन जिसको देखा जा रहा है, तो एक वर्टिकल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये मतलब क्या है, ये मतलब है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यहाँ पर सर्विलेंस करती है, इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल, कन्वेंशनल सर्विलेंस। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो रहा है कि एक इंसान जो है वही अब आप पे निगरानी रख रहा है, इसको हम लैटरल सर्विलेंस जो है वो कहते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है काफी इंपॉर्टेंट होती है। लैटरल या सोशल या पीयर टू पीयर सर्विलेंस जो है यहाँ पर टिपिकल सर्विलेंस से अलग होती है ना। वहां पर तो गवर्नमेंट देख रही है, वर्टिकल हो रहा है, यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल निकल कर आ रहा है। अब ये जो न्यू कॉन्सेप्ट है, क्या ये नया कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये जो पीयर टू पीयर वाला, क्या ये नया कॉन्सेप्ट है, कहीं पर इस्तेमाल नहीं किया गया है, या फिर भारत में सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में ये, भारत में भी ये नया नहीं है। मतलब सी प्लान ऐप अगर हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश में उन्होंने लॉन्च किया था एंटी सोशल एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें यहाँ पर सर्टन आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल जो है विलेज में अक्रॉस द स्टेट, उनको यहाँ पर रखा गया था, वो यहाँ पर सारी चीजें देख रहे थे। मतलब इंडिया में भी देखा जाए तो ये ऑलरेडी देखा गया है। देन उसके बाद यहाँ पर इनफॉर्मल वॉचिंग जो है ऑफ कम्युनिटीज उनके मेंबर्स के द्वारा, ये पहले से चलता आ रहा है। मतलब पहले की जो सोसाइटी थी, है ना, वो वहां से ये चलता आ रहा है, वहां से देखा करते थे, है ना।
मतलब कि हार्मफुल एक्टिविटीज ये सारी चीज़ें पहले से ही देखा करते थे, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये नया कॉन्सेप्ट है। 1970s में भी अगर हम देखते हैं तो 1970s में यूनाइटेड स्टेट जो है हैड नेबरहुड वॉच स्कीम, जो यहाँ पर कम्युनिटी पुलिसिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। अब ये जो है इसमें अगर आप देखोगे तो सिटीजन दूसरे लोगों को देख रहे हैं, उनके बिहेवियर को देख रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि लोग जो है अभी देखिए ना आप, अभी क्या होता है अगर आप गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए अभी आप गाड़ी में जा रहे हो और कार में अगर मास्क जो है वो लगाना कंपलसरी है, उसी के साथ साथ आपको जो सीट बेल्ट है वो लगाना कंपलसरी है। अब कार का छोड़िए, अगर हम बाइक का लेते हैं कि बाइक पे अगर आप जा रहे हो तो हेलमेट जो है वो लगाना कंपलसरी है। अब आपने हेलमेट जो है वो लगाया नहीं, हेलमेट लगाया नहीं, आप जा रहे हो, आपको पुलिस दिख गए, वहां पर क्या करोगे? आप सीधा यू टर्न मारोगे, कल्टी ले लोगे, या हाथ में गाड़ी लेके जा रहे हो, ऐसी कुछ चीजें आप करोगे, बराबर है? तो मतलब बेसिकली क्या है, अभी आप सिर्फ डर रहे हो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उनके द्वारा, है ना, उनके लिए आप डर रहे हो। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हर व्यक्ति आपको देख रहा है, तो फिर वहां पर तो आपको मतलब घर से बाहर निकले बराबर ही आपको सारी चीजें जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी, है ना? तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉनिटरिंग जो है लोगों की वो लोगों के ही द्वारा की जा रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, मॉनिटरिंग हर स्टेप पे हो रही है, घर से बाहर निकले बराबर हो रही है। क्लियर है? अब इसके ठीक है, बेनिफिट्स तो हमने देखे, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं, जो अगर आप मेंस में आपको पूछा जाए तो मेंस में लिखने में काफी काम आएगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो बेनिफिट्स काफी लिख सकते हैं, लेकिन ड्रॉबैक्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ड्रॉबैक्स समझ में नहीं आते हैं। पहला तो है सर्विलेंस टेक्नोलॉजी जो है इज नॉट एज टूल फॉर सोशल कंट्रोल बट एज टूल फॉर सोशल एक्सक्लूजन ऑल्सो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब मैं जो ये पॉइंट है इससे पूरी तरीके से 100% सहमत हूँ। क्या होता है कि आप, ठीक है ना, आप स्कूल में जब थे, ठीक है, आप जब स्कूल में थे तब स्कूल में मॉनिटर हुआ करते थे, है ना, मॉनिटर रहते थे। मॉनिटर का काम क्या था? क्लासरूम को मॉनिटर करना है ना, मोस्टली जो होशियार बच्चा रहता है उसी को रखा करते थे। मतलब स्कूल जो है जब तक मैडम ना आए, सर ना आए, तब तक आपको स्कूल क्लासरूम जो उसको शांत रखना है, या फिर अगर जो बात कर रहा था उसके नाम आपको बताना है ना? मतलब बेसिकली मेन इंस्टीट्यूशन कौन है सजा देने के लिए? वो वहां पर टीचर थी, बराबर है। लेकिन जो क्लासरूम है उसमें एक, उनमें बच्चों में से ही एक को क्या किया जाता था, मॉनिटर जो है वो बनाया जाता था कि आप बताओ कौन से बच्चे बात कर रहे हैं, उनके ब्लैक बोर्ड पे नाम लिख दो, एंड देन फिर उसके बाद क्या करो, उसके बाद उनको टीचर आती थी, देखती थी एंड उनको पनिशमेंट देती थी। तो ऐसे सिनारियों में जो मॉनिटर है ना उसकी बहुत कम लोगों से पड़ती थी, या लोग जो है वो मॉनिटर से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, क्योंकि है तो उनमें से ही, बराबर है तो उनमें से ही, अब उनको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर पावर दी गई है यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और फिर वो हम पर अगर कुछ करने की कोशिश करे तो फिर प्रॉब्लम, ये मतलब समझ लीजिए एकदम छठवीं सातवीं तक, सातवीं तक भी नहीं, उससे पहले तक ही हमें इस तरह की चीज़ देखने को, बाद में तो फिर मॉनिटर जो है वो भी घुल मिल जाकर कुछ ये बताता नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि अगर बताया तो फिर कोई मुझे बात ही नहीं करेगा। मतलब बात नहीं करेगा, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता था, सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाता था कि नहीं ये तो हमारे बीच का है ही नहीं, ये तो हमारा नाम लिखता है ब्लैक बोर्ड पर, है ना? सोशल एक्सक्लूजन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता था, और वही चीज यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि कोई व्यक्ति जो है, लोग अब एक दूसरे को एक मतलब समझ लीजिए कम्युनिटी की तरह नहीं, लेकिन एक राइवलरी की तरह देखेंगे। अच्छा ये कर रहा है क्या, चलो बता दो, अच्छा ये कर रहा है क्या, बता दो। सोशल एक्सक्लूजन जो है वो होना शुरू हो जाएगा। लेटरल सर्विलेंस जो है इसमें डिस्क्रिमिनेट जो है ये यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इसमें हो सकता है कि इसमें जो एनमिटी है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाए, है ना, मतलब यहाँ पर हेट बोलिए, फियर बोलिए, कांस्टेंट सस्पिशन, मतलब हर इंसान जो आपको शक की निगाह से देख रहा है ना, तो ये यहाँ पर क्रिएट यहाँ पर हो सकता है। देन उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे इनटॉलरेंस, कि यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो कर रही है, तो हाँ, यहाँ पर टॉलरेंस काफी ज्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इनटॉलरेंस हो जाएगा कि लोग जो है, अरे भैया हेलमेट पहनो, नहीं पहनूंगा तो क्या करेगा, झगड़े जो है और ज्यादा बढ़ सकते हैं, है ना? और उसी के साथ कास्टिज्म, कि ये हमारे कास्ट का है तो नहीं नहीं भैया इसको नहीं बताएंगे, ये सब। देन फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी, कि हर चीज में भैया तुमने, मतलब रुका रुका के, भाई तुमने हेलमेट नहीं पहना, चलो लाइसेंस दिखाओ तुम्हारा, रास्ते में सोचो ना आप कि पुलिस जो पूछ रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर रास्ते पर हर कोई आपको बाइक पर रुकाते हुए पूछना शुरू कर दे कि चलो भैया तुम्हारा लाइसेंस बताओ है कि नहीं है, ये है कि नहीं, फलाना नहीं है, ढिमकाना, तो फिर क्या होगा, आपको इरिटेशन हो जाएगी, वहां पर झगड़े जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। तो ये जो ड्रॉबैक्स है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ड्रॉबैक समझ में आ गए होंगे, और ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी,
और टेलीग्राम पर आप फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इससे क्या होगा, पीडीएफ जो है वो इस तरीके की है कि आपको याद रखने में भी आसानी होगी और रिवीजन करने में भी आसानी होगी। तो संडे को हमारा एनालिसिस नहीं आता है, संडे को आप ये जो चीज़ें हैं इसका प्रॉपर रिवीजन जो है वो कर सकते हो। अब यहाँ पर हम रेलवे एंड द क्वेश्चन ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इसके बारे में बात करते हैं, रेलवे के बारे में। तो देखिए, जैसा मैंने आपको कहा है, रेलवे जो है वो यहाँ पर इंडिया में बहुत टाइप की होती है, अलग अलग बहुत टाइप है। लेकिन जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पैसेंजर एंड फ्रेट ट्रेन के बारे में देख रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए, इन शॉर्ट, आपने बचपन में मालगाड़ी जो है वो कई बार सुना होगा, मालगाड़ी, है ना। मालगाड़ी मतलब ही ये ट्रेन है, मतलब जो माल लेकर जाती है, मतलब जो जो गुड्स होते हैं वो लेकर जाती है, जो सामान है वो लेकर जाती है। और पैसेंजर ट्रेन मतलब जिसमें हम ट्रैवल करते हैं नॉर्मली, जो पैसेंजर्स को लेकर जाती है ना। तो वो हो गई पैसेंजर ट्रेन। तो ये दो ट्रेन हमें देखने को मिलती है। अब ये जो ट्रेन है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। यहाँ पर ये भी ट्रेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैसेंजर्स एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। अब क्या होता है कि ये जो मालगाड़ी है ना, इसको लिस्ट इंपॉर्टेंस दिया जाता है हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए। मतलब एवरेज स्पीड जो उसकी काफ़ी कम होती है, ये हमने पहले आर्टिकल्स में कवर किया हुआ था कि जो फ्राइट ट्रेन है इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलता है कि इसको सेकेंडरी रखा जाता है। मतलब अगर ये जो ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन, उसको पास करना है तो फिर ये जो है इसको रोक दिया जाएगा। कई कई घंटों तक एक ही जगह पर रुकी रहती है और चलती भी है तो ऐसे धीरे धीरे चलती है कि मतलब समझ लो आपने अपने पूरे जीवन काल में अभी जितनी बार आप ट्रेन में बैठे होंगे, उसमें से मुझे आप बताइए कितने लोगों ने कितनी बार जो मालगाड़ी है उसको आपकी ट्रेन को ओवरटेक करते हुए देखा है? कितने बार हुआ होगा ऐसा? तो मतलब समझ लो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप बोलोगे सर एक ही पटरी पे दो दो ट्रेनें थोड़ी भागती है, मतलब एक ही तरफ दो दो ट्रेनें थोड़ी भागती हुई हमें वैसे भी नहीं दिखती है। लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई ऐसे मतलब समझ लो जैसे मुंबई है ना, मुंबई में कई बार ऐसा होता है कि ट्रेनें जो है एक साथ भाग रही है, ठीक है, एक साथ भी भाग रही है। लोकल ट्रेन तो मतलब कंटिन्यूसली दिखते रहती है। तो मैं ऐसी जगहों पर बोल रहा हूँ, कितने जगहों पर, क्योंकि जब भी ऐसी जगह आती है जहाँ पर कोई गाँव वगैरह है, कोई शहर है, तो वहाँ पर इन गाड़ियों को रोक ही दिया जाता है एक जगह पर। धीरे 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 अपने नक्शे कदम जो है वो बढ़ा रही है। तो ये चीज़ जो है वो हमें देखने को मिलता है, बराबर है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी हमारे बजट में जो रेल है उसके बारे में डिस्कशन जो है काफ़ी कम होता है कि हाँ रेल के लिए हम इतना दे रहे हैं उतना दे रहे हैं। और अभी अगर आप देखोगे रेल की तरफ से जो भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है उससे पता चल रहा है कि ऑल इज वेल, सब कुछ सही यहाँ पर रेलवे में चल रहा है। लेकिन सब कुछ सही नहीं है, और क्यों नहीं है इसके बारे में डिस्कशन हमने ऑलरेडी पहले किया हुआ है, इसलिए उस पर मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ पर चैलेंजेस जो उसकी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो प्रॉब्लम्स की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था। तो अब देखिए, इंडियन रेलवे जो है वो यहाँ पर एडिक्वेटली जो पेंशन फंड है वो भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, बोथ फॉर 1920 एंड 2021। टोटली इतना हमें करोड़ देखने को मिल रहा है, ये आंकड़े आपको लिखने की जरूरत नहीं है। रेलवे मिनिस्ट्री जो उसने यहाँ पर लोन सेंट्रल एक्सचेंजर से लिया हुआ है जिससे कि उसकी शॉर्टफॉल जो यहाँ पर निकल सके, उधार जो है वो लिया हुआ है। इनफैक्ट पैसेंजर ऑफ फ्रेट जो अर्निंग है 1920 में वो 18-19 से भी कम थी। अब 19-20 अगर हम देखते हैं तो इसमें पेंडेमिक जो है वो तो नहीं आया था, है ना, पेंडेमिक तो नहीं आया था। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 18-19 से भी कम अगर हमें देखने को मिल रहा है, मतलब पेंडेमिक से पहले भी यहाँ पर स्लो डाउन जो है वो हमें देखने को मिल रहा था। हमारे कंट्री में ही स्लो डाउन आया था, उसकी वजह से यहाँ पर ये हो रहा था, है ना। तो इसकी वजह से क्या है कि भैया प्रॉब्लम जो है वो बहुत पहले से चल रहे हैं। अब चैलेंजेस क्या है, इमीडिएट चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो फैक्ट है कि ओवर द ईयर्स ट्रैफिक रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर पेस नहीं रख पा रहा है, जो पेंशन पेमेंट इंक्रीज हो रही है। क्या होता है, लोग रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन जो है वो दी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रैफिक रेवेन्यू, पेंशन देते कहाँ से, जो उनको रेवेन्यू आ रहा है उसी से देते हैं ना। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अगर किसी को पेंशन दे रही है वो कहाँ से देती है, गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है उसी से वो देती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे जो ट्रेन है उनका रेवेन्यू, ट्रैफिक रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर काफ़ी कम हो गया है। उसकी वजह से यहाँ पर जो पेंशन पेमेंट जो इतनी इंक्रीज हो रही है उस पर वो ध्यान नहीं दे पा रहे, वो पे नहीं कर पा रहे हैं। 2010-11 अगर हम देखते हैं, स्टाफ प्लस पेंशन कॉस्ट जो है वो 55.7% थी ऑफ ट्रैफिक अर्निंग। बाय 1920 अगर हम देखते हैं तो 77.5% हो गई ट्रैफिक अर्निंग के। समझ रहे हो आप कितना प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है। इसीलिए इमीडिएट चैलेंज जो है वो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर रेवेन्यूज जो उसमें हमें इमीडिएट जंप मारना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर हो सकता है। रेवेन्यू अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर उधार जो है वही लिया जा सकता है, और उधार अगर लेते रहेंगे तो फिर तो हमारे लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर ड्रास्टिक रिडक्शन जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में, वो भी क्योंकि पेंशन जो उसमें तो हम रिडक्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि जिन लोगों ने ऑलरेडी काम किया हुआ है उनको हम कम नहीं कर सकते हैं।
लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो यहाँ पर कम, मतलब फिर से जॉब छोड़ दूँ वही निकल कर आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे डिस्टर्बिंग फीचर जो है फ्राइट ट्रैफिक का, ये है उसके एक कमोडिटी पर डिपेंड रहना, वो है कोल। इस पर डिपेंड रहना मतलब समझ लो आप, इन शॉर्ट में आपको बता दो, फ्राइट जो ट्रेनें चल रही है वो मोस्टली कोल को ही लेकर चल रही है, कोयला 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 वही ले जा रही है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पेरिस अग्रीमेंट, ये सारे अग्रीमेंट्स, इसके तहत हम यहाँ पर कोल की डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसे सिनारियों में यहाँ पर इसका सब्स्टिट्यूट जो है वो ढूंढना जरूरी है या नहीं है। अगर ये कोल बंद हो जाता है तो फिर ट्रेनें क्या, फ्राइट ट्रेनें बंद हो जाएगी, 50% बंद हो जाएगी, क्योंकि डिस्पाइट ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स ओवर द ईयर ऑलमोस्ट 50% जो फ्राइट अर्निंग है वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल के जरिए हमें देखने को मिल रही है। सोचिए 50% अर्निंग क्या बंद हो जाए फिर। मोर देन ईयर एगो ग्रैंड प्रपोजल जो है यहाँ पर सभी कैडर्स को मर्ज करने का हमें देखने को मिला था, डिपार्टमेंटलिज्म जो है वो खत्म करने के लिए, है ना। तो ये भी समस्याएं जो है काफी निकल कर आ रही है। अब यहाँ पर पॉलिस पब्लिक स्क्रूटिनिटी जो है ये भी बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या होना चाहिए कि यहाँ पर रियलिज्म की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ बढ़ना चाहिए, ऑल इज वेल वाला फंडा हमें खत्म करना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट जो है इंडियन रेलवेज रिपोर्ट, ये यहाँ पर हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसके साथ यहाँ पर पेश होना चाहिए। ठीक है, हम बजट जो है वो अलग अलग नहीं कर रहे हैं, बजट हम एक साथ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो तो पेश हो, जिससे हमें यहाँ पर पार्लियामेंट के सामने रखा जाए तो हमें पता तो चले कि रेलवे में चल क्या रहा है, रेलवे में प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो फिजिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है रेलवे का वो यहाँ पर डिटेल में बताया जाना चाहिए। उसी के साथ चैलेंजेस प्लान जो फ्यूचर में हमें रहने वाले हैं वो सब यहाँ पर दर्शाए जाने चाहिए, जिससे कि हमें सारी चीज़ें पता चल जाए और यूपीएससी वालों का और वर्कलोड जो है वो बढ़ जाए। अब दिस इज नो टाइम फॉर इवेजनेस एंड ऑब्फस्केशन, लेकिन यहाँ पर क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, मतलब क्या ओपेकनेस जो है वो रह रहा है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको अलग सलग कर दिया है ना। यहाँ पर हम कुछ बता ही नहीं रहे, यहाँ पर हम कुछ दिखा ही नहीं रहे हैं। तो इससे क्या है कि यहाँ पर रियलिटी जो है उसकी तरफ हम नहीं बढ़ पाते हैं। हमें यहाँ पर रियलिटी को कन्फ्रंट करना बहुत जरूरी है, उसके लिए ट्रांसपेरेंसी रहना बहुत जरूरी है। अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो ही हम यहाँ पर आगे चीजों को बढ़ा सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर जो टर्म अरी बड़ा ये एसोसिएटेड, मैंने आपसे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू जो है वो पूछा था, तो इसका जवाब जो है वो हमें देखने को मिलता है मास नेस्टिंग एग्जिबिटेड बाय ओलिव रेडली टर्टल्स। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए और पीडीएफ को आप डाउनलोड ज़रूर करके रखिएगा, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।